नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का ये सत्र अहम होने वाला है, खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए जो प्रतियोगी या विभागीय परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। जी नमस्कार। आज हम सीसीएस पेंशन नियम 1972 के कुछ बहुत ही जरूरी नियमों पर बात करेंगे। हाँ, आज हम नियम 49, 50, 51, 51A और 52 को समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे नियम पेंशन और ग्रेच्युटी अमाउंट्स के कैलकुलेशन और पेमेंट से जुड़े हैं। बिल्कुल, और परीक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोशिश यही रहेगी कि इनकी जो बारीकियां हैं उन्हें आसान भाषा में समझें ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो। सही कहा। ये नियम सीधे सीधे सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स या दुर्भाग्य से सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाले लाभों से जुड़े हैं। तो चले शुरू करें। जी हाँ। तो सबसे पहले लेते हैं नियम 49। ये पेंशन की राशि यानी अमाउंट कैसे तय होती है उसके बारे में है। नियम 49। इसका जो पहला उपनियम है, सब रूल 1, वो उन कर्मचारियों के बारे में है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस मतलब अहरक सेवा 10 साल पूरी नहीं हो पाती रिटायरमेंट से पहले। अच्छा, मतलब 10 साल से कम सर्विस। हाँ। तो उन्हें पेंशन नहीं मिलती? नहीं, उन्हें पेंशन नहीं मिलती। उन्हें मिलती है सेवा ग्रेच्युटी या सर्विस ग्रेच्युटी। सेवा ग्रेच्युटी, अच्छा। और ये कितनी होती है? कैलकुलेशन कैसे होता है इसका? कैलकुलेशन का तरीका है, कर्मचारी ने जितने भी पूरे 6 महीने की सर्विस की है, मतलब हर कंप्लीट हाफ ईयर के लिए आधे महीने की परिलब्धियां यानी एमोल्यूमेंट्स के बराबर। ठीक है। और इन परिलब्धियों में क्या क्या शामिल होता है? यहाँ पर उपनियम 1A ये साफ करता है कि सर्विस ग्रेच्युटी की गणना के लिए परिलब्धियों में रिटायरमेंट की तारीख पर जो महंगाई भत्ता मतलब डीए मिल रहा होता है वो भी जोड़ा जाएगा। समझ गया। तो ये तो हुई 10 साल से कम सेवा की बात। लेकिन अगर किसी ने 10 साल या उससे ज्यादा की अहरक सेवा पूरी कर ली है, तब पेंशन कैसे तय होगी? वो शायद उपनियम 2 में। जी हाँ, बिल्कुल। उपनियम 2 उन्हीं के लिए है। अगर कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है तो पेंशन का अमाउंट होगा कर्मचारी की परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां यानी एवरेज एमोल्यूमेंट्स। अच्छा, दोनों में से? हाँ, दोनों में से जो भी कर्मचारी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो उसका 50% मतलब 50%। ओके, परिलब्धियां या औसत परिलब्धियां जो भी ज्यादा हो उसका 50%। और इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट भी होती है क्या? हाँ, इसमें सीमाएं तय हैं। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है। 9,000 रुपए मिनिमम? जी। और अधिकतम सीमा जो है वो 75,000 रुपए प्रति माह है सामान्य दर पर। ये आंकड़े याद रखने वाले हैं। जरूर। 9,000 मिनिमम और 75,000 मैक्सिमम। और इसी नियम में वो अतिरिक्त पेंशन वाली बात भी है ना, उपनियम 2A, वो क्या? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, अतिरिक्त पेंशन। ये दरअसल उम्र दराज पेंशनरों के लिए है। जब कोई रिटायर्ड कर्मचारी 80 साल का हो जाता है, अच्छी साली। जी, 80 साल या उससे ज्यादा, तो उन्हें उनकी जो मूल पेंशन है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है और ये उम्र के साथ बढ़ता जाता है। अच्छा, कैसे बढ़ता है? देखिए, 80 से 85 साल से कम उम्र तक ये मूल पेंशन का 20% होता है। 20% एक्स्ट्रा। हाँ, फिर 85 से 90 साल से कम में 30%, 90 से 95 में 40%, 95 से 100 में 50%। और 100 के बाद? और अगर कोई 100 साल या उससे ज्यादा उम्र का हो जाता है तो ये अतिरिक्त पेंशन मूल पेंशन का 100% हो जाती है। मतलब पेंशन डबल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बुजुर्ग पेंशनरों के लिए। अच्छा, अब वापस गणना पर आते हैं। ये जो अहरक सेवा या क्वालिफाइंग सर्विस गिनते हैं उसमें महीनों का क्या होता है? उपनियम 3 शायद इसी बारे में है। हाँ, उपनियम 3 यही बताता है, अगर सर्विस पीरियड में साल पूरे होने के बाद 3 महीने या उससे ज्यादा का समय बचता है, मतलब 3 महीने से 6 महीने के बीच। जी, 3 महीने या उससे ज्यादा लेकिन 6 महीने से कम, तो उसे एक पूरी 6 माही यानी 6 मंथ्स मान लिया जाता है क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ने के लिए। अच्छा, मतलब 9 महीने की सर्विस को 2 छमाही गिना जाएगा। बिल्कुल सही। 9 महीने मतलब 2 पूरी छमाही। ये गणना हमेशा कर्मचारी के फायदे में होती है। ठीक है। और जब फाइनल पेंशन अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है तो क्या उसे राउंड ऑफ भी करते हैं, जैसे पैसों को हटाना? हाँ, उपनियम 4 कहता है कि पेंशन की जो फाइनल राशि होगी उसे हमेशा अगले पूरे रुपए में राउंड ऑफ किया जाएगा। मतलब अगर 50 पैसे या 75 पैसे भी बनते हैं तो वो अगला पूरा रुपया बन जाएगा। ठीक है। 15,500 रुपये 50 पैसे बने तो 15,501 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, उपनियम 5 और 6 अब हटा दिए गए हैं। इस नियम 49 से जुड़े कुछ सरकारी निर्णय यानी GIDs भी हैं जो इसे और स्पष्ट करते हैं।
GID 1 कहता है कि सर्विस ग्रेच्युटी को भी पेंशन की तरह राउंड ऑफ करना है। जी बिल्कुल। और GID 3 एक खास स्थिति बताता है, अगर पारिवारिक पेंशन एक से ज्यादा लोगों को मिलनी है तो हर एक का हिस्सा अलग अलग अगले रुपए में राउंड ऑफ होगा। बस ये देखना होता है कि कुल मिलाकर अधिकतम सीमा पार ना हो। अच्छा, और GID 4 क्या है? GID 4 न्यूनतम और अधिकतम पारिवारिक पेंशन की पुष्टि करता है, जो कि 9,000 रुपए न्यूनतम और 75,000 रुपए अधिकतम सामान्य दर है। और GID 5? वो पुनर्नियुक्त सैन्य पेंशनरों के लिए है। उनके केस में सिविल पेंशन और मिलिट्री पेंशन दोनों के लिए 9,000 रुपए की न्यूनतम सीमा अलग अलग लागू होगी। तो नियम 49 काफी व्यापक है। पेंशन की गणना, न्यूनतम अधिकतम सीमा, अतिरिक्त पेंशन, क्वालिफाइंग सर्विस का राउंडिंग ऑफ, ये सब बातें परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। जी हाँ, और अगर किसी को इन नियमों में कोई भी शंका हो या और विस्तार से समझना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये था नियम 49। अब आते हैं नियम 50 पर। ये ग्रेच्युटी के बारे में है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी। पहले रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की बात करते हैं, उपनियम 1A में। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, इसके लिए पहली शर्त है कि कर्मचारी की क्वालिफाइंग सर्विस कम से कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल मिनिमम। हाँ, और वो नियम 49 के तहत सर्विस ग्रेच्युटी या पेंशन का हकदार होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलेगी। और ये कितनी मिलेगी? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, हर पूरी छमाही क्वालिफाइंग सर्विस के लिए कर्मचारी की परिलब्धियों का 1/4 यानी 1/4। हर छमाही के लिए 1/4 परिलब्धियां। इसकी कोई ऊपरी सीमा भी है? हाँ है। ये कुल मिलाकर परिलब्धियों के 16.5 गुना 16.5 टाइम्स से ज्यादा नहीं हो सकती। 16.5 गुना। और क्या कोई मॉनेटरी लिमिट, मतलब रुपए में भी कोई मैक्सिमम लिमिट है? जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो या डेथ ग्रेच्युटी, दोनों की कुल राशि किसी भी हालत में 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। 20 लाख रुपए मैक्सिमम। जी। ये कब से लागू है? ये 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है और पेंशन की तरह ही ग्रेच्युटी की फाइनल रकम को भी अगले उच्चतर रुपए में राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है, ये तो हुई रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। अब अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु सर्विस के दौरान हो जाती है तब डेथ ग्रेच्युटी मिलती है ना, उपनियम 1B। जी बिल्कुल। अगर सर्विस पीरियड में ही मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मृत्यु ग्रेच्युटी दी जाती है और इसकी राशि इस बात पर निर्भर करती है कि कर्मचारी ने कितनी सर्विस की थी। अच्छा, कैसे? इसका एक स्लैब सिस्टम है। देखिए, अगर सर्विस 1 साल से कम है तो परिलब्धियों का 2 गुना। अगर 1 साल या ज्यादा लेकिन 5 साल से कम है तो 6 गुना। 5 साल या ज्यादा लेकिन 20 साल से कम है तो 12 गुना। और अगर सर्विस 20 साल या उससे ज्यादा है तब कैलकुलेशन रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जैसा ही है, हर पूरी छमाही के लिए परिलब्धियों का आधा। हाँ, लेकिन यहाँ ऊपरी सीमा 33 गुना परिलब्धियों तक है। 33 गुना तक। और यहाँ भी वो 20 लाख वाली मैक्सिमम लिमिट लागू होती है। हाँ जी बिल्कुल, डेथ ग्रेच्युटी भी 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। और इसे भी अगले रुपए में राउंड ऑफ किया जाता है। ये स्लैब्स और लिमिट्स परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर। अच्छा, नियम 50 में एक और तरह की ग्रेच्युटी का जिक्र है, अपशिष्ट ग्रेच्युटी या रेसिड्यूअरी ग्रेच्युटी। उपनियम 2 में ये क्या होती है? हाँ, अवशिष्ट ग्रेच्युटी ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। मान लीजिए कोई कर्मचारी रिटायर हुआ, पेंशन ग्रेच्युटी मिलने लगी, पर रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। अच्छा, 5 साल के अंदर? जी। अब अगर उसकी मृत्यु तक उसे जो कुल पैसा मिला है, मतलब ग्रेच्युटी, पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा, सब मिलाकर वो अमाउंट उसकी 12 महीने की परिलब्धियों से कम है तो परिवार को दे दिया जाता है। अच्छा, ताकि कम से कम 12 महीने की सैलरी तो बराबर तो मिल ही जाए। बिल्कुल, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है। अब ग्रेच्युटी की गणना के लिए ये जो परिलब्धियां हैं, इनका क्या मतलब है? क्या ये वही हैं जो पेंशन के लिए थी, उपनियम 5? हाँ, उपनियम 5 इसी को स्पष्ट करता है। मोटे तौर पर गणना नियम 33 के हिसाब से होती है, यानी आखिरी बेसिक पे और डीए। लेकिन इसमें 2 जरूरी बातें हैं जिन्हें परंतु या प्रोवाइजो कहते हैं। क्या है वो? पहला ये कि अगर पिछले 10 महीनों में कर्मचारी के परिलब्धियां किसी वजह से दंड के अलावा कम हुई हैं, तो फिर आखिरी महीने की बजाय नियम 34 वाला
औसत परिलब्धियां यानी पिछले 10 महीने का एवरेज लिया जाएगा ताकि नुकसान ना हो। सही। और दूसरा परंतु कहता है कि रिटायरमेंट या मृत्यु की तारीख पर जो महंगाई भत्ता यानी डीए मिल रहा है वो भी ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए परिलब्धियों का हिस्सा माना जाएगा। समझ गया। और इसी नियम 50 में शायद परिवार की परिभाषा भी दी गई है, उपनियम 6 में। ये बहुत जरूरी होता है कि पैसा किसे मिलेगा। जी हाँ, उपनियम 6 परिवार को परिभाषित करता है और ये परिभाषा काफी लंबी और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से तय होता है कि डेथ ग्रेच्युटी या बाद में पारिवारिक पेंशन किसे मिल सकती है। कौन कौन आता है इसमें? इसमें एक क्रम है। सबसे पहले आते हैं पत्नी या पति अगर न्यायिक रूप से अलग हुए हैं तो, बेटे और अविवाहित बेटियां, इसमें सौतेले और गोद ली हुए बच्चे भी शामिल हैं, विधवा बेटियां, सौतेली और गोद ली हुई भी। ये पहली श्रेणी होगी, अगर इनमें से कोई ना हो तो फिर दूसरी श्रेणी देखी जाती है जिसमें आते हैं माता पिता, गोद लेने वाले माता पिता भी अगर कानून इजाजत दे, 18 साल से कम उम्र के भाई, सौतेले भाई भी, अविवाहित और विधवा बहनें, सौतेली बहनें भी, शादीशुदा बेटियां और आखिर में पहले मर चुके बेटे के बच्चे। काफी विस्तृत परिभाषा है और ये क्रम महत्वपूर्ण है शायद। जी हाँ, क्योंकि भुगतान इसी प्राथमिकता क्रम में होता है। नियम 50 से जुड़े कुछ GIDs भी हैं। जैसे GID 1 कहता है कि क्वालिफाइंग सर्विस में 3 महीने से ज्यादा को पूरी छमाही मानने वाला नियम ग्रेच्युटी पर भी लागू होता है। हाँ, और GID 2 एक बहुत संवेदनशील लेकिन जरूरी बात साफ करता है कि आत्महत्या के मामलों में भी डेथ ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन के लाभ मिलते हैं। नियम इन्हें मना नहीं करते। ये महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। GID 3 क्या कहता है? GID 3 ये बताता है कि डेथ या रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स फ्री है। अच्छा, और GID 4 शायद सर्विस रिकॉर्ड पूरा ना होने पर डेथ ग्रेच्युटी कैसे दें, उसके बारे में? जी, अगर सर्विस रिकॉर्ड पूरा नहीं है तो जितनी सर्विस वेरीफाई हो गई है उसके आधार पर एक प्रोविजनल ग्रेच्युटी दे दी जाती है। जैसे अगर 5 साल वेरीफाई हो गए हैं तो कम से कम 12 गुना परिलब्धियों के बराबर प्रोविजनल पेमेंट कर देंगे। फिर जब बाकी रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाएगा तो फाइनल कैलकुलेशन करके बचा हुआ अमाउंट अगर बनता है दे दिया जाएगा। ठीक है, ताकि परिवार को तुरंत कुछ मदद मिल जाए। बिल्कुल। और एक GID 6 है जो CPF स्कीम वालों के लिए है। कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जी, वो कहता है कि 1 जनवरी 1986 को जो CPF कर्मचारी सर्विस में थे वो ज्यादातर पेंशन स्कीम में आगे माने जाएंगे जब तक कि उन्होंने CPF में रहने का ऑप्शन ना दिया हो, और जो CPF में बने रहे उन्हें भी रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी उसी रेट पर मिलेगी जो पेंशन स्कीम वालों को मिलती है। तो नियम 50 भी काफी डिटेल में है। ग्रेच्युटी के प्रकार, कैलकुलेशन, सीमाएं, परिवार की परिभाषा, टैक्स, बहुत कुछ है इसमें। परीक्षा के लिए ये सब याद रखना जरूरी है। जी हाँ, और जैसा पहले कहा, कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है ही। बिल्कुल। अब हमने जान लिया कि ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी और परिवार कौन है, तो अब सवाल आता है कि ये ग्रेच्युटी दी किसे जाएगी। नियम 51 इसी का जवाब देता है। जी, नियम 51 इसका उपनियम 1A साफ कहता है कि ग्रेच्युटी सबसे पहले उस व्यक्ति या व्यक्तियों को दी जाएगी जिसका नाम कर्मचारी ने नियम 53 के तहत किए गए नामांकन यानी नॉमिनेशन में लिखा है। मतलब नॉमिनेशन सबसे जरूरी है। हाँ, इसीलिए नॉमिनेशन हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। और अगर नॉमिनेशन नहीं किया या किया था पर वो वैलिड नहीं रहा, मान लीजिए नॉमिनी की डेथ हो गई, तब पैसा किसे मिलेगा? अगर वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो उपनियम 1B लागू होता है। तब पैसा मिलेगा नियम 50 के 6 में बताए गए परिवार के सदस्यों को। उसी क्रम में? हाँ, उसी क्रम में। पहले देखा जाएगा कि क्या पहली श्रेणी के सदस्य यानी पत्नी, पति, बेटे, अविवाहित बेटियां, विधवा बेटियां जीवित हैं। अगर हाँ तो पैसा उन सब में बराबर बराबर बट जाएगा। और अगर पहली श्रेणी में कोई नहीं है तो फिर दूसरी श्रेणी के सदस्य देखे जाएंगे, जैसे माता पिता, 18 साल से कम के भाई, अविवाहित विधवा बहनें, विवाहित बेटियां, पूर्व मृत बेटे के बच्चे। अगर इनमें से कोई है तो पैसा उनमें बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर कर्मचारी रिटायर हो गया पर ग्रेच्युटी लेने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, उपनियम 2। हाँ, उस केस में भी भुगतान का तरीका वही रहेगा, या तो नॉमिनेशन के हिसाब से या फिर परिवार के सदस्यों को उसी क्रम और बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें एक उपनियम 3 है जो थोड़ा दिलचस्प है। वो कहता है कि अगर कोई महिला सदस्य या भाई ग्रेच्युटी का हकदार है और पैसा मिलने से पहले उस महिला की शादी हो जाए या भाई 18 साल का हो जाए तो भी उनका हक खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही। पात्रता कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को देखी जाती है। अगर उस दिन वो पात्र थे
तो बाद में हुए बदलाव से उनका ग्रेच्युटी का अधिकार प्रभावित नहीं होता। अच्छा, और अगर ग्रेच्युटी किसी नाबालिग यानी माइनर को मिलनी हो, उपनियम 4 कहता है कि भुगतान गार्डियन को होगा। जी हाँ, और इस पर GID 4 और 3 काफी विस्तार से बताते हैं कि गार्डियन कौन होगा। आमतौर पर जीवित माता या पिता होते हैं, कुछ स्थितियों में कोर्ट से गार्डियनशिप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन GID 4 में एक छूट भी है। हाँ, वो व्यावहारिक रूप से बहुत काम की है। अगर नाबालिग को मिलने वाली ग्रेच्युटी 10,000 रुपए या उससे कम है या ज्यादा रकम का पहला 10,000 रुपए है, तो वो बिना गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के भी डी फैक्टो गार्डियन को दिया जा सकता है। डी फैक्टो गार्डियन मतलब जो वास्तव में उस बच्चे की देखभाल कर रहा है। बस इसके लिए एक इंडेमनिटी बॉन्ड और एफिडेविट देना होता है। 10,000 से ऊपर की रकम के लिए सर्टिफिकेट लगेगा। और इस बॉन्ड का स्टाम्प ड्यूटी भी सरकार देती है। जी हाँ, नियम 51 के और GIDs भी हैं। जैसे GID 1 कहता है कि अगर नॉमिनी या हकदार सदस्य पेमेंट से पहले मर जाए तो उसका हिस्सा बाकी हकदारों में बढ़ जाएगा। GID 2 दावा छोड़ने की प्रक्रिया बताता है। जी, तो नियम 51 भुगतान किसको और कैसे होगा ये स्पष्ट करता है। अब एक खास स्थिति पर आते हैं, नियम 51A। ये कब लगता है? नियम 51A एक बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए है। उपनियम 1 कहता है कि अगर ग्रेच्युटी पाने के किसी हकदार व्यक्ति पर ही ये आरोप लगता है कि उसने सरकारी कर्मचारी की हत्या की है या उसके लिए उकसाया है, अरे, तो उस व्यक्ति का जो ग्रेच्युटी का हिस्सा बनता है उसका क्लेम सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा। कब तक? जब तक कि उसके खिलाफ जो क्रिमिनल केस चल रहा है वो खत्म नहीं हो जाता। और केस खत्म होने पर क्या होगा? उपनियम 2 बताता है, अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे ग्रेच्युटी के उसके हिस्से से वंचित कर दिया जाएगा। वो हिस्सा फिर परिवार के दूसरे पात्र सदस्यों को मिल जाएगा अगर कोई है तो। और अगर बरी हो गया तो? अगर वो बरी हो जाता है तो उसका जो रुका हुआ हिस्सा था वो उसे दे दिया जाएगा। ये नियम अवशिष्ट ग्रेच्युटी पर भी लागू होता है। ठीक है, ये एक जरूरी प्रावधान है। अब आते हैं आज के आखिरी नियम पर, नियम 92। ये ग्रेच्युटी के व्यवगात होने यानी लैप्स होने के बारे में है। लैप्स होने का क्या मतलब है? लैप्स होने या व्यवगत होने का मतलब है कि पैसा सरकार के पास वापस चला जाना। नियम 52 कहता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी मर जाता है, चाहे सर्विस में या रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी लिए बिना, और उसके पीछे नियम 50(6) के अनुसार कोई परिवार नहीं है और साथ ही उसने कोई वैलिड नॉमिनेशन भी नहीं किया है, मतलब कोई दावेदारी नहीं है, ना परिवार ना नॉमिनी। हाँ, ऐसी स्थिति में जो भी रिटायरमेंट या डेथ ग्रेच्युटी बन रही थी वो सरकार को व्यवगत यानी लैप्स हो जाएगी। पैसे सरकार के पास रह जाएगा। हाँ, पर इसमें एक परंतुक यानी प्रोवाइजो है। अच्छा, क्या? वो ये कि अगर ऐसी स्थिति में भी कोई व्यक्ति कोर्ट से उस ग्रेच्युटी के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आता है तो फिर ग्रेच्युटी लैप्स नहीं होगी और उस सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति को दे दी जाएगी। समझ गया। तो ये थे नियम 49 से 52 तक। पेंशन की राशि रूल 49, ग्रेच्युटी के प्रकार और गणना रूल 50, ग्रेच्युटी किसे मिलेगी रूल 51, ग्रेच्युटी कब रोकी जा सकती है रूल 51A और कब लैप्स हो सकती है रूल 52। जी हाँ, और हमने कोशिश की कि इन नियमों के जो मुख्य बिंदु हैं, खासकर परीक्षा के लिहाज से, वो सब कवर हो जाएं। ये नियम थोड़े तकनीकी जरूर हैं, पर सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए इनके मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल सही कहा। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे सुनने वालों, खासकर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मददगार रही होगी। जी, उम्मीद तो यही है। इन नियमों को एक बार समझने के बाद याद रखना आसान हो जाता है। अगर आप श्रोताओं में से कोई किसी खास नियम या पहलू पर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उसे अगले सत्रों में शामिल करें। हाँ, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, सहकर्मियों और साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे और जानकारी भरे सत्रों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप और डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने इतने ध्यान से और धैर्य से हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद।